मेरे बेटे का कुछ पता चला सर? हमने रजत के स्कूल में भी पूछताछ की। स्कूल से घर वो जिस रास्ते से आता जाता है वहां पर भी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन रजत हमेशा स्कूल से सीधा ही घर आता है और कहीं नहीं जाता। बस शाम को कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने जाता है। और ऐसे कैसे रजत कहीं जा सकता है? स्कूल से तो अपने दोस्तों के साथ ही निकलता है वो। लेकिन एक पॉइंट है जहाँ से रजत के बाकी दोस्त दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और रजत यहाँ अपने घर आता है अकेले। हमने उस रास्ते पे भी पूछताछ की, पर किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि किसी ने उसे जबरदस्ती उठाया हो। दिन दहाड़े बच्चे को उठाना कोई हलवा पूरी तो है नहीं। बच्चा चीखता चिल्लाता, कोई ना कोई देखता जरूर। स्कूल से घर के रास्ते पर जहाँ से रजत अकेला जाता है वहाँ कोई सुनसान इलाका पड़ता है? नहीं साहब, और वैसे भी दिन में तो हर जगह लोग होते हैं। रजत को अगर किसी ने उठाया है तो कोई ना कोई जान पहचान का ही होगा। हमने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके पता किया, रजत कहीं भी नहीं गया। और ऐसे वो स्कूल से सीधा कहीं जाता भी नहीं है बिना घर आए। मैडम, रजत के सारे दोस्त घर पहुंच गए? हाँ निर्मला, सारे के सारे। तो कहीं कोई एक्सीडेंट तो? नहीं, हमने इस बारे में भी पूछताछ की। तो फिर कहाँ गायब हो गया हमारा रजत? भावेश, अगर रजत को अगवा किया गया है तो किसी जान पहचान वाले ने किया होगा। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार पर शक है तुम्हें? कोई लड़ाई झगड़ा, पैसों के लेन देन? गए पुलिस के पास। पुलिस घर आई थी क्या? सादे कपड़ों में थी, पर उनकी शक्ल पर लिखा था वही है। फोन वोन टैप किए होंगे? हाँ, किए ही होंगे। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना है। जल्दबाजी में हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। यही सही रहेगा, चुपचाप बैठे रहते। हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है? हेलो, भावेश मेहता। कौन बोल रहा? अपने बेटे को देखना है तुझे? कहाँ रजत? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? 75 लाख। 75 लाख? देखिए भाई, मेरा इमिटेशन ज्वेलरी का एक छोटा सा बिजनेस है। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई भावेश। मुझे पता है तुम 75 लाख बड़ी आसानी से दे सकते हो। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे 75 लाख की जरूरत है, उससे एक पैसा कम नहीं। मैं दोबारा फोन करूंगा बताने के लिए कि पैसे कहाँ लेकर आने। कोई गलतफहमी नहीं हुई भावेश। मुझे पता है तुम 75 लाख बड़ी आसानी से दे सकते हो। मैं वो हूँ जिसे 75 लाख की जरूरत है, उससे एक पैसा कम नहीं। मैं इस आवाज को नहीं पहचानता सर। उसने तुम्हारा नाम लिया। उसने कहा कि 75 लाख रुपए तुम आराम से दे सकते हो। उसने ये भी कहा कि उसे पैसों की जरूरत है। अब या तो ये खुद तुम्हें जानता है या फिर ये किसी ऐसे शख्स को जानता है जो तुम्हें जानता है, और वो शख्स ये भी जानता है कि तुम इतना पैसा दे सकते हो। भावेश, कोई ऐसा है जिसने तुमसे पैसे मांगे हो और तुमने उसे देने से मना कर दिया? बिजनेस में किसी के साथ कम ज्यादा हुआ, किसी को पेमेंट किया उसे कम लगाओ, चीटिंग हुई ऐसा लगाओ। अब बिजनेस में इतने लोगों के साथ डीलिंग होती है मेरी, पता नहीं कौन कर सकता है ऐसा। मेरे 4 कामगार हैं जो कभी कभी उधार लेते हैं मुझसे, लेकिन आप तो उन्हें भी तोड़ चुके हैं। हमने उन्हें तोड़ा है भावेश, पर हमें कुछ पता नहीं चला है। कोई और है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया जिसे तोड़कर पता चल सके। देखो भावेश, जितने लोगों के साथ तुम्हारी डीलिंग होती है, जो तुम्हारे बिजनेस के बारे में जानते हैं, वो ये जान सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में एक वक्त में तुम कितना रोकड़ा खड़ा कर सकते हो। याद करो भावेश, कौन है तुम्हारे इतना करीबी जिसे पैसों की जरूरत है, जो इतना लोन नहीं ले सकता, तुमसे उधार नहीं मांग सकता, लेकिन ये किडनैपिंग करके ऐंठ सकता है, ऐसा ख्याल पाल रहा है। भावेश, अपना पूरा ध्यान लगा कर सोचो कौन हो सकता है। तब तक हम ये पता करते हैं कि ये कॉल तुम्हें कहां से आया। सर, वो कॉल आउट ऑफ सूरत से थी, पर लोकेशन एकदम सुनसान जगह थी। जगह बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी सर। और नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? कोई प्रहलाद पटेल है भरूच से। सब मैं वही जा रही हूँ। भरूच का नंबर और कॉल सूरत से। देखो, ये प्रहलाद पटेल सच में है या सिर्फ कागज पे जिंदा है, वो भी जाली? रजत की मम्मी की हालत बहुत खराब है, डिप्रेशन में चली गई है वो। निर्मला, तुम कब से पड़ोसी हो इनके? इस दिवाली पे 5 साल हो जाएंगे सर। अदिति बहन और भावेश भाई दोनों जान छिड़कते हैं रजत पर दोनों ही किसी जानी दुश्मन के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। निर्मला, क्या तुम बता सकती हो ऐसा कोई है? नहीं सर, पूरी कॉलोनी में यही बात हो रही है कि इतने अच्छे लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर देखो तो ये बात भी सच है कि भावेश भाई की माली हालत काफी अच्छी। पूरी कॉलोनी में सबसे अमीर परिवार है। कॉलोनी में किसी के साथ कोई रंजिश या ऐसा कोई जो हाल ही में घाटे में गया? अच्छा, ये चंदा भाई भावेश के यहाँ घर काम करती है। ये नंबर मेरा नहीं है। पर ये सिम कार्ड तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है।
कैसे? कैसे मतलब? मुझे क्या पता मैडम, मेरा नंबर तो 4449087009 है। आप अपने मोबाइल से फोन लगाइए, यहाँ पर ही लगेगा। कल इस नंबर से सूरत में एक फिरौती का कॉल आया है। एक बच्चा अगवा हुआ है। मैडम, मेरा यहाँ अच्छा खासा डेयरी का धंधा चल रहा है और आप कहाँ मुझ पर ये किडनैपिंग वगैरह का चार्ज लगा रही हैं? जाहिर सी बात है, किसी ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ प्रवीण भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जयराम, तू कैसा है? हाँ बस ठीक हूँ, चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है ना जयराम? हाँ सब ठीक चल रहा है। क्यों भाई? नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? प्रवीण भाई ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं वो अश्विन बता रहा था कि लकी कुछ खोया खोया सा रहता है जब खेलने आता है। घर में कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं प्रवीण भाई, कोई मसला नहीं है। और मसला मतलब कौन सा मसला पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ जयराम, तेरा काम कैसा चल रहा है? नए ऑर्डर मिले कुछ? अभी नहीं भाई, ट्राई चल रहा है। कुछ पैसे तो नहीं चाहिए? नहीं भाई। देख अगर जरूरत हो तो सामने से बोल देना। वैसे मेरा काम बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ निकाल दूंगा तेरे लिए। जी भाई। भरूच के इस प्रहलाद पटेल के नाम जो सिम खरीदा गया है, सर उससे सिर्फ एक ही कॉल हुआ इस भावेश को, उसके अलावा कोई कॉल नहीं। इसका मतलब ये सिम सिर्फ इसी कॉल के लिए खरीदा गया था। और सर प्रहलाद पटेल का रजत के पिता भावेश मेहता के साथ कोई रिश्ता नहीं है। 3 दिन पहले 75 लाख मांगे गए, फिर एकदम चुप। उसके बाद अभी तक एक भी कॉल नहीं आया ये बताने के लिए कि पैसे कहाँ डिलीवर करने। क्या ये किडनैपिंग वाकई में पैसों के लिए हुई है? सर दुश्मनी का कोई एंगल उभर कर सामने तो नहीं आ रहा है। भावेश ने जो लिस्ट दी थी उसके बिजनेस के एक एक कॉन्टैक्ट को खंगाला है। बस साहब, जितने भी किडनैपिंग गैंग है इस इलाके में लगभग सबको तो आप लोग अंदर कर चुके हो। गुरु ये कोई नया गैंग तो नहीं है? वो मेरी गैंग पता लगा लेगी साहब। ये किडनैपिंग पैसों के लिए ना हुई हो, पेशेवरों का काम ना हो। और बच्चा तो अगवा है, फिरौती के लिए कॉल भी आया। इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कब्जे में तो है। कहाँ है पता नहीं, जिंदा है या नहीं पता नहीं। जयराम, लकी ने अश्विन के सामने सब कुछ बक तो नहीं दिया ना? मुझे नहीं पता रेखा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि लकी ज्यादा घबरा तो नहीं गया है ना? तुमने समझाया था ना ठीक से उसे? मैं उसे रोज समझाती हूँ कि रोज की तरह पेशा, लेकिन मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आज सुबह उसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ता नहीं खाएगा ना तो थप्पड़ खाएगा, तो सोच ले। मुझे नहीं खाना है, मुझे घर जाना है। ऐसे नहीं मानेगा तू, देखती हूँ कैसे नहीं खाता है। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। मुझे नहीं खाना, ये गंदा है। नहीं खाएगा ना तो पूरा दिन पानी तक नहीं दूंगी, ये सोच ले। चल मुंह खोल, मुंह खोल। लकी, तूने खाया? तो जाना बेटा, देर हो रही होगी स्कूल के लिए। और बाद में मैंने देखा कि प्लेट वैसे की वैसे रखी है। सुनिए ना, आप एक बार लकी से बात कर लीजिए। अगर उसने घबराहट में आकर के किसी को कुछ बोल दिया तो हमारी खैर नहीं है। लकी बेटा, तू हमारे साथ है ना, अपने मम्मी पापा के साथ? हाँ। ये ले आइसक्रीम खा, और किसी से कुछ मत कहना। पापा, मुझे उसका नाम मालूम है। कोई बात नहीं। स्कूल के रास्ते पर दीवार पर उसका पोस्टर लगा हुआ था और नीचे पुलिस का नंबर भी लिखा हुआ है। तो तू क्या करना चाहता है? पुलिस को फोन करना चाहता है, उन्हें सब बताना चाहता है? पर पापा, वो हमारे घर पर क्यों है? बेटा आइसक्रीम पिघल रही है, आइसक्रीम खा लो। पापा, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। वो हमारे घर पर क्यों है? आप रजत के साथ क्या करने वाले हो? जोर से मत बोल, उसका नाम मत लेना। आप उसके साथ क्या करने वाले हो? वो हमारे घर पर क्यों है? उसे बांधकर क्यों रखा गया है? लकी बेटा, तू हमारे साथ है ना, अपने मम्मी पापा के साथ? तो तू डर मत,
मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। बस एक छोटा सा काम है, जैसे ही वो काम हो जाएगा मैं उसे खोल लूंगा। पर वो हमारे घर पर क्यों है? बेटा अभी तू नहीं समझेगा। उसे किडनैप किया है ना पापा? देख, अभी के लिए बस इतना समझ ले कि मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तब तक तू चुप रहेगा। अश्विन भाई से, बड़े पापा से कुछ नहीं बोलेगा। स्कूल में भी इसके बारे में किसी से बात नहीं करेगा। अगर तू करेगा तो तकलीफ में कौन आएगा? आप और मम्मी। हाँ, और तू मुझे और मम्मी को तकलीफ में देख सकता है? तो तू चुप रह, नॉर्मल रह। आइसक्रीम खाना। फिर भी मैं डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। मैं उस कमरे में जाने से भी डरता था। वो हमेशा बेड के नीचे होता था। मैं रोज सोचता, काश रजत अपने घर जा पाए, जैसे वो हमारे घर आया था अचानक, ऐसे ही अचानक गायब हो जाए। मैं बीच बीच में देखता भी था, ये सोचकर कि रजत चला गया होगा। लकी, तुझे कितनी बार बोला है मैंने, बेड के नीचे मत देखा कर। ये घर कब जाएगा मम्मी? तू उसकी फिक्र मत कर, वो हम देख लेंगे, भेज देंगे उसे। लेकिन तब तक तू रोज की तरह क्यों नहीं रह सकता लकी? चल जा, बाहर जाके खेल जा। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता, रजत को वापस उसके घर भेज दे भगवान, जल्दी वापस भेज दे। कल सुबह 10 बजे कपड़ा मार्केट में पैसे लेकर आ जाना। और देख, बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ, कोई भी चालाकी की ना तो तेरा बेटा रजत खत्म। नहीं नहीं। देख भावेश, पैसे वापस कमाए जा सकते हैं, मरा हुआ बच्चा वापस नहीं आ सकता। एक बार मेरी बात करा दो रजत से, वीडियो कॉल करा दो। रजत की माँ बहुत बेहाल है, बोलना बंद कर दिया। अरे तो मैं भी बेहाल हूँ भावेश, फिर भी 75 लाख से 50 लाख पे आ गया हूँ। इतना रहम किया ना, अब बात को खींच मत। कल मेरे 50 लाख मेरे पास होंगे तो तेरा बेटा रजत तेरे पास होगा। सब तेरे हाथ में है। कल सुबह ठीक 10 बजे कपड़ा मार्केट। सर कॉल ट्रेस हो गई है, अपने सूरत से ही था, वराछा के पास। टीम एग्जैक्ट लोकेशन भेज रही है सर। निकलो तुरंत। करीब 6 हफ्ते बाद उसने पैसों के लिए फोन किया है। भगवान करे कल वो पकड़ा जाए। मैंने पैसे रेडी रखे हैं सर, मैं तो 75 लाख देने को भी तैयार हूँ। तोलमोल तो मैंने आप लोगों के कहने पर किया। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए सर, और कुछ नहीं। वही होगा भावेश, रजत मिलेगा, जरूर मिलेगा। भावेश, कल हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कपड़ा बाजार की भीड़ में हम भी होंगे, तुम पर नजर रखें। उसने कपड़ा बाजार में कोई एग्जैक्ट ठिकाना नहीं बताया, मतलब साफ है वो उस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ है और जरूर तुम्हें पहचानता है। फर्क नहीं पड़ता सर, वो पहचाने ना पहचाने, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। 6 हफ्ते हो गए सर। 6 हफ्ते गुजर गए, क्या वो पैसे लेने आएगा? सर मुझे लगता है वो आएगा। आदमी शातिर है, जगह सोच समझकर चुनी है उसने। ये कपड़ा बाजार पुरानी दुकानों से भरा पड़ा है सर, और ज्यादातर दुकानों पर सीसीटीवी नहीं है। सर किडनैपर ने इतना वक्त जाने दिया शायद ये सोचकर कि इस दौरान पुलिस भी थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। ये गेम क्या है? संदिग्धों की लिस्ट क्यों नहीं है अभी तक हमारे पास? लिस्ट तो छोड़ो, एक भी संदिग्ध नहीं है। कुछ ना कुछ तो छूट रहा है हमसे, कहीं ना कहीं तो चूक रहे हैं। फिर से सुनसान जगह से फोन किया किडनैपर ने। मैं अभी वही हूँ। सुन योगेश, बाकी सारे काम एक तरफ करो, इस नंबर की डिटेल निकाल के दे मुझे अभी के अभी। कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया ना? बात तो करो। हेलो, जयराम परमार। हाँ, आप कौन? दिनेश देसाई बोल रहा हूँ। आपके बड़े भाई परवीन ने मुझे नंबर दिया था। हाँ, दिनेश भाई, बोलो बोलो। वो क्या है ना कि एक नई दुकान खरीदी है, उसका फर्नीचर बनवाना था। कब मिल सकते हो? दिनेश भाई, आज और कल थोड़ा टाइट है, परसों मिले क्या? कल नहीं मिल सकते? अगर कल मिल लेते तो अच्छा रहता, थोड़ा अर्जेंट है। नहीं दिनेश भाई, परसों ही हो सकता है, कल थोड़ा ज़रूरी काम है। देखो, अगर कल टाइम निकाल सकते हो तो कल आ जाओ, वरना परसों। लेकिन परसों पक्का? हाँ, परसों का एकदम पक्का है। 9:30 बजे सुबह मिलता हूँ मैं परसों। एड्रेस तो बोलो। प्रवीण भाई ने नया काम दिलाया। अभी आप कहाँ काम उठा रहे हो? पहले ये मामला तो निपट जाए। एक तो ये जिद्दी रजत कुछ भी नहीं खा रहा है, इतना कूटने के बाद भी मुंह नहीं खोलता है,
और हमारा लकी भी सुन नहीं रहा है, बार बार जाकर के बेड के नीचे झांकता है। मुझे डर लग रहा है कि अगर कुछ बोल दिया उसने, किसी के सामने कुछ उगल दिया तो। उम्मीद करता हूँ कल के बाद रजत को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। आज रजत घर आएगा निर्मला? प्रार्थना कर रही हूँ अदिति बहन। और भावेश भाई गए हैं ना पैसे लेकर, देखना। लेकिन आज शायद वो पूरा वक्त खत्म हो जाएगा। पापा को लौटने दे, काम हो जाता है तो हम रजत को जाने देंगे। वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता बेटा, लेकिन प्लीज तब तक शांति से बैठा रहे। सर, पराग और जिग्नेश को भेजा है, अभी घूम रहे हैं उधर। अभी तक कोई स्पॉटिंग नहीं? अभी तक कोई स्पॉटिंग नहीं। टारगेट के पास से तो कोई नहीं गुजरा है। 5:30 हो चुके हैं, लगता है कोई नहीं आने वाला। पुलिस की तरह मंडराना कब बंद करेगी? जब तक भावेश को पुलिस पे भरोसा है वो लोग मंडराएंगे। जब हताश होकर वो उनसे दूर हटेगा तभी हमें मौका मिलेगा। मैडम, इस पुरुषोत्तम कला को ट्रैक करते करते अंकलेश्वर तक हो आया, जिसके नाम का सिम कार्ड दूसरे फिरौती कॉल में यूज हुआ था। मतलब सेम पैटर्न। इस बार किसी पुरुषोत्तम वाघेला के डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं। हाँ मैडम, लेकिन इससे भावेश मेहता का कोई ताल्लुक नहीं। भावेश, क्या हम अपने रजत को फिर कभी देख पाएंगे? साहब, कपड़ा बाजार में ऐसी फील्डिंग लगाई थी जो किसी भी सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं थी। सबकी नजर आप पर, और आप पर जिसकी नजर थी उस पर हमारी नजर थी। अरे तो फिर वो बंदा स्पॉट क्यों नहीं हुआ? वो पक्का आपके मैदान छोड़ने का वेट कर रहा था। गेम यही है उसका। क्या गेम है कि हम थक कर हट जाएंगे केस से? क्या भावेश हमसे थक कर हमें हटा देगा और वो आएगा चुप पैसे लेके निकल लेगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वजह है साहब। अब आप लोग पैटर्न देखिए ना, अपहरण के बाद 1 हफ्ते तक बिल्कुल सन्नाटा, फिर एक फोन आता है वो भी फर्जी नंबर से, फिर 6 हफ्ते तक सन्नाटा, फिर दूसरे नंबर से एक कॉल आता है और फिरौती की रकम भी कम करता है, जगह भी फिक्स करता है, पर आता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आप अभी भी इस केस में लगे हुए हो। अबे गुरु, पर रजत को इतने दिन कहीं तो रखा होगा उसने। साहब, अब वो सब हम नहीं बता सकते हैं ना। कैसे हो रहा है? किडनैपिंग का एक सिंगल कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे। अरे बच्चा उठाना इतना आसान होता है क्या? स्टडी की होगी, बच्चा कहां से आता है, कहां से जाता है, स्कूल का रास्ता, कौन उसके साथ होता है, कौन उसके साथ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। सर, इस बात की संभावना तो पक्की है कि कोई चीखना चिल्लाना नहीं हुआ था। बच्चा अपनी मर्जी से किडनैपर के साथ गया था। मतलब जो भी था वो जान पहचान का था। बस कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। पर मैडम, सोचने वाली बात ये है, ये बंदा मतलब किडनैपर, उसको कैसे मालूम कि आप अभी भी इस केस में लगे हुए हो? और मान ले कि जानबूझकर उसने फिरौती कलेक्शन का नाटक भी किया है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये सिर्फ एक नेट प्रैक्टिस था आप लोग के खिलाफ। बहुत शाना बंदा है सर। अच्छा भावेश भाई, मैं चलता हूँ।
ऐसा भी क्या बिजी हो गया तुम्हें? ना मेरा फोन उठा रहा है, ना दिनेश भाई का फोन उठा रहा है। रवीन भाई, मैं शायद दिनेश भाई का काम नहीं उठा पाऊंगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ भाई। दरअसल मैं कुछ अर्जेंट काम निकल आया है। जयराम, चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्यों? नहीं, तू इतना हड़बड़ाया हुआ सा है, रेखा इतनी परेशान लग रही है। हो क्या रहा है? नहीं, 8 महीने से तेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आया। मैंने एक ऑर्डर भेजा इतनी बड़ी कंपनी का, लेकिन भाई साहब के पास टाइम ही नहीं है काम करने का। तो भाई हम भी तो जाने ऐसा कौन सा लाखों करोड़ों का काम कर रहे हो आप? असल में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस है, तो उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ये ख्याली बड़े काम के चक्कर में ना तू दरवाजे पे आए हुए काम को लात मार रहा है जयराम। अरे भाई, मैं लात वात नहीं मार रहा हूँ, और आप कृपा करो और मुझे अपने हिसाब से काम करने दो। 10 साल पहले जब ममता ने तुझे छोड़ा था और तेरे ऊपर दहेज का केस ठोका था और मुझे भी साथ में घसीटा था, तो कितनी मुश्किल से मैंने खुद को और तुझे उसमें से निकाला था। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो भाई? एक मुर्दे से सीख नहीं मिलती ना, तो बहुत सारे मुर्दे छाती पे बैठ जाते हैं आके। तो घर पे ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है कि 2 वक्त की रोटी कमाओ ईमानदारी से। ऐसे छोटे काम छोड़ने से बड़े काम नहीं आने वाले। सपने रात को देखा करो सोते वक्त, दिन में करो काम, ठोस काम। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाई। मैं सोचता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। कब तक जयराम, कब तक? जब तक पुलिस नहीं हटेगी तब तक। उससे पहले कुछ नहीं कर सकते। रेखा, इतनी बारीकी से प्लान किया है और सब कुछ ठीक चल रहा था। पुलिस गोंद की तरह चिपकी हुई है, तो क्या कर सकते हैं? तुम्हें अंदाजा है इस लड़के ने तुम्हें, मुझे, लकी को कितनी बार देखा है? मेरी बात मानो, जल्द से जल्द पैसे लो और इसको जाने दो, नहीं तो कहीं हमारे गले का फंदा ना बन जाए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इसके परिवार वालों को हम पर शक नहीं हुआ। भावेश ने तुम्हारी आवाज नहीं पहचानी, लेकिन किस्मत को ज्यादा आजमाना नहीं चाहिए। भावेश, कल हम साय की तरह तुम्हारे आगे और पीछे खड़े ये पता करने की कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है और कौन तुम पर नजर रख रहा है। और किडनैपर शायद यही चाहता है कि तुम थक जाओ हमसे, हमारे बगैर उसके साथ सौदा करो और पैसा दे दो। शायद किडनैपर कल इसलिए नहीं आया कि वो जानता था कि हम तुम्हारे आसपास। जतिन भी ये कह रहा था। जतिन, तुम्हारा मैनेजर, और क्या कह रहा था? यही सलाह दे रहा था कि पुलिस को शामिल मत करो इसमें, चुपचाप पैसे दे दो और रजत को ले आओ। पूरे 50 लाख है ना जतिन भाई? पूरे 50 लाख हैं। भावेश भाई, आप पुलिस को साथ लेके जाने वाले हो? हाँ, वो मेरे साथ रहेगी, लेकिन थोड़ा दूर रहेगी। क्यों? देखिए, ये जो भी कमीना है, ये हमारे रजत को जो उठा के लेके गया, वो साला जानता होगा कि आप पुलिस के साथ आने वाले हो। वो इसीलिए अब तक नचाते आया है। मेरा दिल ये कहता है कि अगर आप पुलिस को साथ लेके गए तो वो शायद पैसे लेने आएगा भी नहीं। लेकिन जतिन भाई, अगर पुलिस नहीं आई और वो बंदा पैसे लेकर गया और रजत को भी नहीं लौटाया तो? सामने वालों को पैसा चाहिए भावेश भाई, रजत नहीं। बस दिल मजबूत करो, बिना पुलिस के जाओ, पैसा दो और रजत को वापस लेके आओ। क्यों बोला मैं ऐसा? और क्या बोलता? 6 हफ्ते हो गए हैं, रजत अभी तक घर नहीं लौटा है। भाभी जी की हालत खराब है, भावेश भाई कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। मेरा अपना बच्चा भी होता ना, तब भी मैं यही करता। पर रजत तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है जतिन, तुम्हारे मालिक भावेश का बेटा है। वैसे रजत को तुम बचपन से जानते हो, तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है। वो तुम्हारे साथ आसानी से कहीं भी आ जा सकता है। रजत को अगवा हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं, आप अभी तक 6 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हो। हाँ या ना? रजत कहां है जतिन? इंस्पेक्टर साहब, किडनैपर कहां है? आप अभी तक उस तक पहुंच क्यों नहीं पाए हो? मैं बताऊं? क्योंकि वो आपसे 6 कदम आगे है, और क्योंकि आप उससे कदम नहीं मिला पा रहे हो, आप मेरा गला पकड़ रहे हो। हम सिर्फ गला पकड़ते नहीं हैं जतिन, गले में हाथ डालकर सच भी निकलवाते हैं। लेकिन इस वक्त आप जो भी निकलवा रहे हो ना, वो केवल और केवल झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, आप कीजिए ना मेरे साथ, जो भी करना है आपको कीजिए। 8 साल से वफादारी से काम किया है मैंने भावेश भाई के लिए। 2 साल का था ये रजत, तब से गोद में खिलाया मैंने उसको, और मेरी आमदनी अच्छी है। और ना भी होती ना, तो मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि जुर्म का रास्ता अपनाऊं। और अगर मुझे जुर्म का रास्ता अपनाना ही होता तो चुन चुन के मैं भावेश भाई का बेटा नहीं चुनता, जहां पर शक मुझ पे ही हो सकता है। शक तो बहुत पहले हो चुका है जतिन, अब तो बस शक को यकीन में बदलना है। मुझे सिर्फ इस बात का यकीन है कि बस आप हट जाइए सामने से, फिर वो बंदा सामने आएगा और पैसे लेकर रजत को लौटा देगा। उसके बाद आप टूट पड़िए ना उस पर, जहन्नुम से भी ढूंढ निकालिए उसको। लेकिन इस वक्त अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप उस बेचारे बच्चे की जान को जोखिम में मत डालिए। भावेश के मैनेजर जतिन परीख को हमने खूब खंगाला, पर उसके खिलाफ कुछ भी संदेहजनक नहीं मिला। हमने भावेश के घर से पहरा और नजर हटाने का नाटक रचा,
ताकि अपहरणकर्ता गुमराह हो जाए कि हम वाकई में वहां नहीं हैं। पर भावेश का फोन लंबे अरसे तक बजा ही नहीं। हमें इस केस में एक भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था, पर हमसे भी कुछ गलतियां हुई थी, कुछ गंभीर गलतियां। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ जाहिर से सुराग हमसे अनदेखे हुए थे। हमने हमारे काम को अपना 100% नहीं दिया था। अब रजत के अपहरण को 3 महीने हो गए थे। हम तो भावेश के घर से हट गए थे, पर घर के सारे फोन्स की टैपिंग चालू रखी थी और आखिरकार भावेश का फोन फिर बजा। हेलो। इस बार पुलिस के पास गए ना तो रजत सीधा ऊपर, समझे? नहीं, मैं वादा करता हूं मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कब से तुम्हारे पैसे रेडी रखे हुए, तुम जब कहो जहां कहो आकर दे जाऊंगा, लेकिन मेरा रजत मुझे लौटा दो। तो कल सुबह 11 बजे जीवा भाई रोड आना, वहाँ आके पहला राइट लेना और वहीं इंतजार करना। और भावेश, सिर्फ तुम अकेले और कोई नहीं। अगर तुम अकेले दिखे तो हम आकर पैसे लेंगे और फिर रजत तुम्हारे पास होगा। वादा करता हूँ सिर्फ मैं आऊंगा, सिर्फ मैं। सर भावेश को फिर से फिरौती कॉल आई थी। सर्विलेंस टीम ने हमें रिकॉर्डिंग भेजी है, लेकिन सर इस भावेश ने पर्सनली आके हमें नहीं बताया। ये फिरौती का कॉल किस नंबर से आया है? सर उसी नंबर से जो पिछली बार यूज किया गया था, पुरुषोत्तम वाघेला का। और इस बार किडनैपर्स ने लोकेशन भी दी है डिलीवरी की, कल 11 बजे। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे वाकई उनको पैसे देने हैं और मेरे रजत को घर लाना है। मुझे नहीं जानना सर वो किडनैपर कौन है, क्यों किया उसने ऐसा। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। हम किस मुंह से बोलें कि हम पे भरोसा रखो? जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। इस बार हम बीच में नहीं आएंगे। पैसे दो और अपने बेटे रजत को घर वापस ले आओ। अदिति, इस बार रजत घर आएगा, मैं उसे लाऊंगा। इस बार पुलिस नहीं होगी। मतलब हमारा इंतजार रंग लाया? रेखा को पता है ना आगे के प्लान के बारे में? नहीं, आज रात को बताऊंगा। उस रात में अचानक डर के मारे उठ गया। तब मेरे मम्मी पापा मेरे पास नहीं थे। मैं सोचने लगा क्या रजत को कहीं ले गए होंगे। मुझे उस कमरे में अकेले में डर लग रहा था। मैं बाहर आया, फिर कुछ ऐसा सुना जिससे मैं और भी डर गया। मुझे बहुत डर लग रहा है जयराम। और जाने दिया तो और भी डरावना हो जाएगा। लेकिन ये डर तो पहले से था ना, इसलिए मैं तुमसे बार बार बोल रही थी कि पैसे लो और उसे जाने दो, लेकिन तुम ही टालते रहे। देखा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। रजत को मारना ही पड़ेगा। वो बहुत बड़ा खतरा बन गया है हमारे लिए। रेखा, बड़ी मुश्किल से इतने पैसे हाथ लग रहे हैं। रजत को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं। वो हमें पुलिस के हाथों पकड़वा सकता है। प्रिया आएगी, वो तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है? तुम बस दिल पे पत्थर रखो और दोनों मिलकर उसे खत्म कर देना। उसकी बॉडी को सूटकेस में डालना और नदी में फेंक देना। मैं नहीं चाहता था कि रजत मरे, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बचाऊं। ऐसे कैसे तुम्हारे पेट में अचानक से दर्द होने लगा? मुझे क्या मालूम मम्मी। कोई बात नहीं, मैं दवाई देती हूँ, लेकिन स्कूल जाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं जाना, मुझे घर पर रहना है, आराम करना है। नहीं, स्कूल जाना ही होगा। तुम वापस आओ, मैं डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगी। तो अभी ले चलो ना डॉक्टर के पास। लकी, सर मत खा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है तुझे। चुपचाप बैग ले और स्कूल जा।